बढ़िया पंडित। पंडित जी, ओहो बिस्किट खा रहे हो? बिस्किट खा रहे हो? ओहो, लो वाह भाई, मनमना रहे हैं। सामने आ जा, खड़ी हो जा। आजा, खड़े हो जा। यहाँ इधर आ। किसकी किसकी चिट्ठी है? पुंटू बहन की, पुंटू जी ने क्या है क्या? है ना, पुंटू जी की चिट्ठी है ना? क्या लिखा है? मुनमुन को भेज देना, दिवाली पर दशहरे पर वहीं करेगी खेल, है ना? वही देखिए इधर बच्चों की तरह। तुमने क्या किया? लेख लिखे तो किताब पढ़ने जाएगी, स्कूल जाएगी, जाएगी ना? बोलना, बोलती नहीं, बोल। हाँ क्यों कर? हाँ बिस्किट खाना, ला मैं निकाल के। नहीं निकाल, वो सब ठीक है। लो अरे वाह भाई, वाह भाई वाह। ये भी तेरे जैसा है ना ये? अच्छा, क्या लिया है? अरे वाह भाई। और क्या है, स्कूल की आज छुट्टी है? नहीं दादा, अभी 11 बजे जाओ स्कूल में, पढ़ाई ठीक चल रही है? बहन जी, और किताबें वगैरह सब ठीक है तुम्हारे पास? और कोई तकलीफ? बहन जी प्रेम से पढ़ाती है? पढ़ने के नंबर है? गोपाल ले आए? तबियत ठीक है? परहेज चली रोज कि नहीं? दवाई ले रही कि नहीं? और खाना वाना डॉक्टर ने जितना कहे जो दाल रोटी सब्जी। भगवान को गुण, हरि को भजन, दाल रोटी खाना, हरि का गुण गान। भगवान बहुत दिन बाद एक सब जन मजे से दिवाली मनाऊंगा। भगवान ने अपन को एक मौका दियो, तो सब छोरा छोरी पुंडो तो नहीं आओ ना कि नहीं काय लेके जाओ? वो लोग वहाँ मनाओ। सुमन का अपन लिखा कभी आई जाए तो सुमन सुनीता कंचन तो आओ। कंचन को तो बुलाऊंगा, लिखाऊंगा कि भाई सारा ले आऊंगा फिल्म। तो वहाँ एकदम आओगे बिल्कुल होगा। तो कल उन्हें लिखे नहीं, मन रेडियो टाक सुनो, हमको बहुत दुख हो महादेवी जी को बहुत मजा आया। तो कंचन को भी उम्मीद है सब इकट्ठा हो जाएगा, यानी एक साथ अपना पास तो अच्छा लगेगा। मौसम से बहुत दिन एक बार तो सब बच्चा वगैरह मिली नहीं तो भाग दौड़ रहे, तो हम अपन बैठी बात भी नहीं करी पाते। और राजी में जी आवे नहीं घर खरी बैठी ना अपना के जैसे परीक्षा भी है सुधा की, उनका कोई पूछा नहीं था का पेपर देना ना भविष्य में ये सोची रहा भाई ना। एक आजा चला आजा करे क्या मौका जाएगा तो पारी कतरी है मौका भाई ऐसा है कि कभी दिया थोड़ी है इनको। तो ये मजा दे की बात इनका अपन दो, ये अपन का थोड़ी दे दो। हमारे यहाँ नियम उल्टो है। कार में बोले हम तुमको ले जाऊंगा, किसी तरह की तकलीफ नहीं होने की, तो ठीक है हिम्मत से अभी टन के हुई है तो नहीं तो बस रास्ता अपनी हमको कह गया मातो तो दिवाली का अद्दी सुबह काट के सब न कापून पे ना करता वो सबको बुलाऊंगा, साफ लेके जाऊंगा भाई आप
झुनझुन, मुनमुन, चलो बैठो डब्बा मुनमुन, झुनझुन, मुनमुन, तुम ले, तू खाएगा सुपारी? ले अरे वाह, मुनमुन तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लड़की है, इतनी अच्छी लड़की। करें लगे खाएगा भगवान ने लाल रखी थी तो अपना मन नहीं ना चक्कर ही चाहिए, सब काम अपन मन दोष से सम्मेलन होगा, उधर चलेगा। मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, तू चॉकलेट खाएगी? चॉकलेट लेगी ना तू? तो कौन सी चॉकलेट लेगी? बिस्किट का डब्बा कहाँ गया? किधर गया? किधर गया? तुम ये ले, तू लेगा? और नहीं कंटिन्यूस 2 रुपया प्रति शिक्षिका मिलता है। 10 शिक्षिका भाई 2 रुपए में क्या होता है? 10 शिक्षक हैं और 2 रुपए देते हैं। 2 रुपये और एक चाप का डब्बा कितने में आता है? वो आता है 7 रुपये 7 रुपए में। और 7 बहन जी कितनी है? 10। तब क्या 10 बहन जी को क्या आप एक एक और चाकूसी उसके नहीं अलावा देते? बहुत सा सामान लगता है। यानी नई शिक्षा की बात पेंसिल करते है। हैं और 2 रुपए आप महीने भर में देते हो कंटिन्यूस में, और जबकि हजारों रुपया फिजूल के पैसों में खर्च होता है मदों में। तो मैं तो ये सब बातें बहुत नाराज, इस बात में बड़ा दुख है कि अपन कितनी सारी बात करते हैं। अब मैं और फिर उनसे इस विषय पर भी बात करूंगा। आए थे दूसरे दिन, तब मैंने कहा भी, तो बोले क्या करें, हमारे को स्कूलें तो दे दिए, फंड तो दिए नहीं है, तो इसलिए परेशानी। बस देखते हैं इसके लिए कुछ करेंगे हम। तो दिन की व्यवस्था हो जाए। हाँ, तो दिन के लिए मैं करूँगा उनसे कि कोई एक चौकीदार
कोई आदमी जो राउंड लगाए हो दिन में, यही ना, घूमता रहे, देखता रहे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। दिन में कोई भी आदमी आकर के देखे कोई शरारत तो नहीं करता। अरे वो रात में क्या है? आइए साहब, ये जरा हमारा दादा के दर्शन में दादा हाँ आइए। मैं ये सोच रहा था, क्या दिख रहा है यार? अरे अब एक किताब है और क्या, अपना धंधा ही क्या? बेवकूफी की सिवा अकल का काम तो किया नहीं अपन ने। किताब पर किताब, किताब पर किताब। अभी गाँव के मन गमई मन करके किताब आई है, तो ये चल रहा है अपना। तो जिंदगी के सारा दौर ही गुजर गया इसी में, और बस अब अपन ये चाहते हैं कि अपना एक अच्छा निमाड़ी लोकोत्सव हो जाए। आदिवासी लोक कला परिषद की ओर से आदिवासी लोक कला परिषद की ओर से मैं 3 दिन का आयोजन करवा रहा था। तो उसमें अपन जितने निमाड़ के लोक साहित्यकार उन सबको बुलाए और उनका अपन एक एक आइटम, सब तरह के कार्यक्रम दें, लोक नृत्य हो, लोक विधाएं हो, तो एक इमेज बने, भाई बाहर लोग देखें कि अपनी संस्कृति क्या है। तो मेरे को उसमें आपका, वैसे आप भी 80 वर्ष के हो रहे हो गए पर लगते तो जवान हो, बात नकली है क्या? लोकोत्सव की तो बात कही। हाँ, एक और योजना अपन ने दूसरे बनाई। अच्छा, तो आपका सहयोग तो लगेगा। हाँ, वो है मध्य प्रदेश कला परिषद हाँ, की ओर से यहाँ एक संगीत समारोह करना चाहता है। अच्छा, और वो संगीत साधना मंडल खंडवा जो है, हाँ, उसको सहयोग से, अच्छा, और उसका जो संयोजक मुझे नियुक्त कर दिया है। इस सारी योजना जो है उसके मुताबिक अपने को करना है। एक बात तय हो रही है कि पहले उनका 3 दिन का होने वाला है। अच्छा, तो पहले दिन 3 कलाकार होंगे, हाँ, दूसरे दिन 3 कलाकार होंगे, अच्छा, चौथे दिन 4 कलाकार बहुत। और बाहर के होंगे। हाँ, देवी ने एक बहुत बढ़िया संस्मरण लिखा। हाँ। बोले एक संगीत सम्मेलन में मैं गई, हाँ। तो एक मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो उनने मेरे से पूछा कि ये बजा रहे थे सरोद, कि इस बाजे का नाम क्या देंगे? तो मैंने उनको बताया कि इसको सरोद कहते हैं। तो उनको बोलना था, तो सरोद 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 रटते रटते मन पर गया, भूल गए। अब बोले कि आप जो बाजा बजा रहे बोले क्या ढाका लगा। तो अपने को ये है कि संगीत में जिनको अपन अच्छे कलाकार या कोई मध्य प्रदेश का बड़ा आदमी जो साहित्य और कला में जिसकी सेवाएं हैं, उनको बुलवा लेना चाहिए। ऐसा है। हाँ। मेरी उनसे चर्चा हुई। हाँ, तो उन्होंने सारा खर्च तो वो कर लेंगे, परंतु मैंने कहा भाई उद्घाटन का क्या सवाल है, कहीं को लाओ हाँ, या और किसी कलाकार को लाओ। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनका मत कुछ ऐसा लगा हाँ। कि अजगर साहब आप ही स्थानीय जुड़ लेना। देखेंगे अपन। एक दूसरा ये भी कीजिए आप, मैं ढूंढने कहा जाऊंगा यार। एक दूसरा ये कीजिए कि अपनी संगीत साधना मंडल को पुनर्जीवित कर दीजिए इस समारोह से। हाँ, उसको बिल्कुल आप नया बॉडी बना करके पूरी समिति, और उसके माध्यम से कुछ ना कुछ खंडवा देखिए, पैसा ढेर बढ़ा हुआ है, क्या पाया जाए, आज 10 साल हो गए। तो उससे उद्देश्य जो है मेरा यही है। हाँ। उसके बड़े अध्यक्ष हैं मिस्टर महेंद्र। अच्छा, पगारे। तो वो कुछ रुचि वैसे उनकी है, और मेरे को तो कहा भाई मैं तो इस्तीफा देना चाहता हूँ। देखो अभी साहब, आप एक काम तो कीजिए कि चाहे जो हो, इन संस्थाओं को अभी इस समय आखिरी दौर अपना जो है, खंडवा सब सन्नाटा है, तो अपन चाहते हैं कि कुछ नई दिशा दे जाए आने वाले युग को। पहले चल रहा था स्थानीय लोग करना चाहते हैं कार्यक्रम, व्यवस्था नहीं कर सके। तो अभी चर्चा मेरी वहाँ हुई, मैं गया था भोपाल। अच्छा, तो भोपाल में सक्सेना जी मिल गए। हाँ, उनसे चर्चा हुई। हाँ, और चर्चा होने के बाद उनका भाई इधर उधर तुम कार्यक्रम करते हो, तो कम से कम खंडवा में भी तो कुछ करो। नहीं, और अपने क्या है कि कुछ नई पौध है जो संगीत में, कला में, नृत्य में, स्कूलें भी चलाते हैं, इनको भी अपन प्रोत्साहन दें। मेरा उसमें फिर ये तय हुआ कि भाई इतने आर्टिस्ट लाएंगे, तो पहले से ये ठीक याद कर रहा था कि आप आ जाए तो कुछ चर्चा हो जाए अपने संगीत वाली। आपसे भी कई चर्चाएं करी। नहीं, अपन करते हैं फिर इसके बाद अपन। अच्छा, हाँ,
तो चलो मैं आओ। मैं रास्ता देख रहा था कि कब आ रही हो तुम। बैठो। तुम्हारे कल किताबें रख गई थी ना, तो मैंने वो नोट्स तैयार कर दिए, सिनॉप्सिस बना दिया। तुम्हारा मूल विषय का उसमें नहीं लिखा था, क्या रहेगा? मूल विषय में सारे के निमाड़ के जो लोकगीत निमाड़ी लोकगीत। नहीं, आपके थीसिस का नाम क्या रहेगा? जो शोध प्रबंध होगा तो निमाड़ का लोकगीतों का निमाड़ी लोकगीतों का शास्त्रीय रूपांतरण, निमाड़ी लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। शास्त्रीय रागों में। अच्छा, शास्त्रीय रागों में अध्ययन, निमाड़ी लोकगीतों का शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय अध्ययन, शास्त्रीय अध्ययन, शास्त्रीय रागों में अध्ययन, ये कर दो। क्योंकि वो शीर्षक ऊपर डालना पड़ेगा, बाकी तो मैंने सब लिख दिया है। और जा करके उज्जैन में सिनॉप्सिस दे देना, 3 कॉपी ले जाना और उनको सबमिट कर देना। मेरा बोलना तो मेरे मित्र हैं कार्यवाही श्रीमान आ चुके हैं यहाँ। पहली भी एक लड़की आई थी इंदौर संगीत विद्यालय वाले, तो वो प्रिंसिपाल भी उनके आए थे। तो मैंने कहा भाई अच्छा है, कुछ काम हो जाए। मालवी पर तो हो चुका है, क्योंकि कुमार गंधर्व हैं, तो उन्होंने उनको रागों को बांधा। वो तो बड़े भारी देवासी हैं, तो उनका उनको संरक्षण मिल गया था। अपने पास नहीं है, इसलिए अपन चाहते हैं कि निमाड़ी का भी हो जाए एक बार, तो ज्यादा वो मिल जाएगी। एक तो गीतों वाला संग्रह जो है वो मिल जाएगा, और कुछ में और अंक जो होंगे वो निकाल कर एक। अभी तो तुम सिनॉप्सिस अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आगे। क्योंकि अब अपने पास देखो निमाड़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन हो गया। एक सिंधी लड़के ने पूना में निमाड़ के भाषा शास्त्रीय अध्ययन किया, एक ने शब्दों पर काम किया, एक ने संस्कृति पर काम किया। सब लड़कियां काम कर रही हैं। मजा ये है कि लड़का कोई काम नहीं करता। अब आके मेरे को बताना है, उज्जैन से जब आ जाओ और ये ले जाओ, मैंने नोट्स तैयार कर दिए, कल ही रख दिए थे तुम्हारे लिए। इनको ले करके और तैयार कर एक कॉपी बता दें। और वहाँ क्या कहते हैं वाइस चांसलर से मिल करके और उनसे पंडित जी से कोई मदद की जरूरत हो, आप मौके दिखाते ये लिख दिए। अच्छा, वो अपने को आज वो पांडुलिपि आई है सहारनपुर से, तो उनकी पीएच लिख दी अपन ने भूमिका, तो उसको तुम जा करके और रजिस्ट्री कर दो। सबको लिख देना है कि भाई ये लोग सब आ जाएं, बच्चों को भी दिवाली में सब बहुत दिन हो गए हैं, इतनी बड़ी बीमारी के पास साथ रहे। 1-2 दिन जरा आनंद से बातचीत हो, 2-3 दिन का वो कार्यक्रम हो जाएगा। तो वो मैं बना दिया है, तो तुम थोड़ी देर से जा करके उसको रजिस्ट्री कर दो। और क्या गांव जाने का है क्या विचार? अभी नहीं, निंदाई का पानी गिरा है क्या? कल का कोई खबर मिली? परसों जो गिरा है वो खास पानी नहीं गिरा है, फिर भी ठीक है। मैंने आ जाएगी, कुछ अपने को आशा है, सुधर जाएगी, थोड़ी फसल में गुंजाइश है, स्थिति सुधर जाएगी। पैसा अच्छा है, इतने सूखे में कुछ हो जाए तो अपने को मदद मिल जाती है। आपको क्या बहुत कुछ सुधरने की उम्मीद है। अच्छा, काफी कुओं में पानी नहीं है, लेकिन में पानी अच्छा और अच्छा हो जाए। क्योंकि लोगों का यह है कि फसल तो आ ही जाएगी, कम से कम थोड़ी ज्वार कपास तो आ जाएगी, उसकी तो उम्मीद है ना। तैयार कर दो, बस कर देता हूँ। फिर अभी दूसरी डाक भी आती है, तो सेव करके दोनों काम एक साथ कर देंगे। हाँ साधना, चलो भाई डाक तैयार कर दो। अब आज का काम ये लो, एक पत्र लिखना है जनसत्ता के लिए, मैं बोलते जाता हूँ। प्रिय भाई जोशी जी, दादा की दिनचर्या सुबह से शुरू होती है और पहले टाइप, आए हुए पत्रों का जवाब, और उसके बाद फिर साथ ही साथ कुछ नाश्ता, चाय पानी। अपने यहाँ रूस के आए हुए खतों का जवाब देना दादा का एक पुराना पत्र प्रेम है, और इसकी तो बाकायदा उनके पास फाइल भी है जिसमें कई पुराने पत्र हैं और साथ ही साथ उनके जवाब भी।
दिनचर्या दादा हल्के फुल्के नाश्ते से शुरू करते हैं और जरा ताजा दम होकर फिर अपने काम से लग जाते हैं। जमाना वो भी था जब दादा आए हुए पत्रों को खुद पढ़ते और खुद ही उनके जवाब भी दिया करते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दादा पत्र लिखवाते रहे, उनको टाइप करवाकर और जवाब की शक्ल में भेजते रहे। लीजिए पत्र हुआ पूरा। दादा ने उसे जांचा, पढ़ा और फिर पोस्ट करने के लिए लिफाफे में बंद किया। अब दादा पत्र ले जाने के लिए शायद झोले की तलाश कर रहे हैं। तैयारी हो गई पूरी और दादा चल पड़े साहित्य कुटीर से बाहर पोस्ट ऑफिस की तरफ। साहब पत्र पहुंचा डब्बे में और वहां से वो पहुंचेगा अपने गंतव्य स्थान पर। अब जरा थोड़ा सा पान भी हो जाए। जी हाँ, आन है तो आन की क्या बातें करें, चाय का छेड़े फसाना, पान की बातें करें। कभी कभी अपने थके हुए दिमाग और बुझे हुए दिलों के लिए दादा राहत पहुंचाने के लिए पान भी कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करते हैं। यह और बात है कि उन्हें आप पान की दावत दें और वो इनकार नहीं करेंगे। इसी तरह उन्हें किसी भी चौराहे पर या सड़क पर आते जाते लोगों से बात करते हुए भी देख सकते हैं, उनके अभिवादन का जवाब देते हुए भी देख सकते हैं। दादा खुद भी कहते हैं, मैं रास्ता हूँ, मैं काफिला हूँ, मैं ही मंजिल भी हूँ और एक मामूली इंसान भी। और ये मामूली इंसान के संघर्षों, उसके दर्दों और एहसासों और इंसान की हर लड़ाई को खुद भी समझता है, महसूस भी करता है और अपने लेखों में उनका जिक्र भी करता है।
देखिए थोड़ा एक मिनट। हाँ अंदर है। अरे भाई सुनना, अच्छे से बसंत वगैरह सब आई रहा है, बच्चा वगैरह दिवाली यहाँ से खूब पड़े से, और अभी पानी बिल्कुल नहीं है, और हम लोग दशहरा पर तो नहीं आने का, तब दिवाली पर हम लोग आई रहे 20 तारीख का यहाँ आई जाऊँगा। बहुत दिन बाद बोले भाई की तबीयत कैसी से सब पूछो जो ना हाल साल, और यहाँ आई रहे सब बच्चा आई रहा, और भोपाल से भी सब आई रहे, सब आई रहा है अपना यहाँ दिवाली पर, मतलब आनंद रहेगा, सब जन आ जाएगा बच्चा वगैरह, और फिर वहाँ से भोपाल चले जाऊँगा, बैठ ना मिलूंगा तो हम पुंटू है, और वहाँ से हम बोले बच्चा ना फिर इंदौर रखेंगे, और जो आज 20 तारीख हुई नहीं प्रसन्न लिखा तो चिट्ठी में क्या आऊँगा, गाड़ी शायद लेट हो, आपको भी ऐसा होनी घर पर आजकल। गाड़ी को भी टाइम नहीं। हाँ उनका दूर इतनी से यहाँ से कच्छ से इतनी दूर से कि कह नहीं सकता, आवता होगा आधा घंटा लेट भी। दादा नाम काका का क्या आ गया? अरे वाह भाई क्या बात है, बहुत अभी लेके आ। अच्छा लाओ, क्या बात। बाबा भी आए ना, और कौन कौन आया, कौन सी गाड़ी है स्वस्ति कल्याण में, तो कब से हम रथ तो देख ही रहे, देखना का कितनी देर हुई। बस चालू कर। दिवाली भी ना बहुत देर की बात, गाड़ी ना में कई हालत है, बहुत देर। पानी को कैसे होता है, पानी बिल्कुल नहीं गिरे, पड़े नहीं वजन, जैसे यहाँ सूखो से वसो उधर भी सूखो, एक बूंद पानी नहीं, जब पेड़ की समय चिंता हो जाए तो पता नहीं काहे से भैया हजारों मील दूर तो यहाँ हम सोच रहे ठीक है सर, और वहाँ लोग गाँव में अपने आया था। हाँ वो बढ़िया दादा वगैरह बहुत अच्छे, और इनका ही पढ़ाई अच्छी चली रही इंदौर में। हाँ हुआ पढ़ाई अच्छी चल रही है, सुधरी गए शाम से बिल्कुल सुधरी। एक बात से बसंत कि ये लोग अनुशासन में आएगा, हाँ अपना पास रहे नहीं तो अनुशासन नहीं रहता, और वहाँ से हाँ सुना कमरा में हाँ हाँ मेरे पास आ जाए, तू भी आ गई, और मुनमुन नहीं है, अच्छा और वो अपनी वो कहाँ नहीं रिचा, बड़वानी का पपीता आ गया भाई, आजा आजा पपीता इधर अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह भाई क्या बात है, आओ, अरे वाह भैया ट्रेन जी भी आएगा, कल्याण भी आएंगे, बढ़िया आज तो दिवाली हाथ में दे लेंगे, चलो हाँ अब किसी को ले लेना तो बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम जमात ज्यादा खराब थे, 3 साल से आया तो 3 साल से राहत कार्य चल रहे हैं। अच्छा क्यों सर तुम्हारा क्या पढ़ाई को है, सर्विस के लिए तुमने अप्लाई किया है? रास्ता देख रहे हैं। अच्छा कहाँ आदिम जाती हूँ क्या लेक्चरर के लिए। अच्छा अभी निकले हैं, मैंने पोस्टिंग कर रहे हैं वो लोग, तो अपना नाम दिए, सब धीरे इंटरव्यू कॉल अभी नहीं आया, कुछ लोगों का आ गया क्या उनके साथ वाले? साथ वालों का आ गया है, इसका रेटिंग लिस्ट में है, तो वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं 2-2, 4-4 कैसे आएगा देखने में नहीं आएगी, नहीं वो भी आ गई है, और अमृत संदेश की भी और मैं चाहता हूँ ये निपट जाए तो तुम्हारा 30-35 कविताओं का एक बढ़िया संग्रह के रूप में साप्ताहिक हिंदुस्तान वाले के लिए तो दूर दूर से लोगों के मतलब वो बच रहा दादी आ गए।
अच्छा इधर ही जाओ, बैठो आले बैठो। बड़ी नहीं इधर। अच्छा मैंने तो मैंने आ जाना चाहिए। बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया को भी दिया पुरस्कार के लिए। हाँ और प्रकाशन के लिए अपने चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट को भी दिया। नहीं मालूम है कि जब बाल लोग साहित्य पर कंप्लीट हो गए प्रभाव ऐसा एक अभी देखते किताब में सब एक साथ निकले जाए तो रिलेक्शन होगा तक न को अगर चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नहीं जाए नहीं चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट एक साथ निकाल रहे तो एक शुरू करना ही एक और काम हो जाए बसंत का। बसंत का भी हो जाए तो चलो अपना एक काम हो जाएगा यहाँ पर। बसंत भाई का भी अपना आले तुम भाई सब है। हाँ तो आई जाओगी। सुमित बड़े पापा जी के साथ में क्या मोटर चलाई रे रात भर साथ में नई दुनिया अच्छा गाँव का वाह बहुत दिनों के बाद बहुत दिन बाद आया ना ये पर असल में अपन ये चाहते थे जो मेरा भेजा था। हाँ ललित निबंध वाला मामला था तो वो मैं चाहता था कि वो आए। उसका महत्व तो ज्यादा है क्योंकि दिवाली पर आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो गांव से संबंधित है। अच्छा 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 आम आदमी से संबंधित वैसे समान संस्था का नाम है। एक तो कई करो जिन्ना बहुत अच्छो प्लेस करो। आज की जो ज्वलंत समस्या है कि साहित्य आज आम आदमी से कटते जाएगा और साहित्य ये आम आदमी को चित्र का साथ पूरा एक वो निकाले तो बहुत सुंदर। ज्यादा आदमी इसको प्रचार प्रसार संगठन गोष्ठी नहीं सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार से हिंदुस्तान जी को मन को कब आवे बट हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। सरस्वती शिशु मंदिर जाए क्या बता प्रार्थना करा रहे सबसे बुलेगा हम ना बोलो याद से बुलेगा हम तुमको याद कर रहे हैं मंत्र सुना रहे जवाई ना कहीं हो थोड़ी धर्म से टाइम से आता है समय पर आने चाहिए। टाइम से आवे कभी जल्दी आएगा। अरे वो किताब पर अभी पुरस्कार घोषित होंगे वागेश्वर पुरस्कार भी थे बहुत अच्छे वो इस बात के जब हिंदी साहित्य सम्मेलन का अंतर्गत हुआ जी को बताए आप मंदसौर गए थे तो हाँ मंदसौर हुआ जी हमारी पहली किताब से नहीं गवई मन और गाँव की याद ललित निबंध संग्रह ओवर पुरस्कार और वो बसंत पंचमी का दिन अत्र जी बसंत पंचमी का दिन भोपाल में समारोह होगा। तो वहाँ की गांधी जी का जी सेक्रेटरी थे योगी हरि उनका 92 साल का आदमी थे उनका साथ में सम्मान अपना होता है यानी मतलब सबसे बड़ी सम्मान की विशेषता यह है गांधी जी का आदमी का साथ निराला की जन्मदिन पर और वो समारोह होगा और वहाँ एक गोष्ठी होगा 2 दिन की और तो मैं ये समारोह करूँ सम्मानित करेगा। बसंत पंचमी तारीख भी दे दी जो ना और उस दिन ये बहुत अच्छा कार्यक्रम थे तो वहाँ कैसे अपना सब लोग मिली भी जाएगा। चलो सामने बैठो सामने बैठो सामने बताना है
आइए आइए क्या? आइए। क्या यार तुम्हारे को दर्शन आजकल दुर्लभ हो गया। क्या बात है? अरे क्या है तुम शादियों में लगे हो वो कोई बात नहीं। क्या है मजा नहीं आता। हमारी एक कल बाहर हमारी रचना है ना, कोई समझदार मिले तो बेवकूफ तो समझदार न मिले बेवकूफी की बात करेगा तो चले आते हैं। आइए। क्या है बहुत भाई, कल हम आए आप मिले नहीं, हम बहुत परेशान। हमने कहा यार क्या कहाँ जाएं, एक जगह तो है जहाँ हम आकर गपशप करते हैं। खंडवा में बैठने को जगह नहीं। कल क्या हुआ कि मैं निकल गया, वो कृषि मंत्री का दौरा था। अच्छा कोऑपरेटिव चीन में। अच्छा 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 मैं वहाँ निकल गया। अच्छा। अरे वहाँ भी बड़ा एक अजीब जोक हो गई। हाँ वो कपास के ढेर लगे हुए। अच्छा और वो कपास के ढेर चीनिंग के लिए गए, तो वहाँ एक बबूल का झाड़। अच्छा। वो हुआ ये कि वो बबूल के झाड़ पे सब कपास के कोंगड़े लटके हुए। कृषि मंत्री बोले कि साहब ये कौन सी वैरायटी है, अच्छा अच्छा। आप इसको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो वैसा ही हुआ कि पिछली बार जब कृषि मंत्री आए थे यहाँ तो उनने मूंगफली का खेत देखा, तो बोले इसके फल कहाँ गए? कहा, साहब आपको देख के अंडरग्राउंड हो गए। ये फल बेचारे क्या करेंगे, लाचार बदले मात्र नीचे चले जाते हैं। और क्या कार्यक्रम था? कल उनका वही विजिट था कोऑपरेटिव। तो वो आए थे कृषि मंत्री आए, तो उसमें व्यस्त रहे। और शादी ब्याह कोई रात को दूल्हा दुल्हन वो जो आपके खास काम है, किसी को मिलाया कि नहीं? शॉर्टकट कर ये आपकी पुस्तक मैंने बड़ी मांगी आज, बहुत सुंदर लिखी, बहुत सुंदर संकलन। भैया इसको जब प्रकाशक ने अज्ञे जी को ये पुस्तक पहली प्रति भेंट में दी, तो अज्ञे ने कहा कि लाजवाब काम किया है, अगर मुझे तुम दे देते पहले ये डिजाइन बनने की तो इसमें मैं एक मामूली आदमी इतना जोड़ देता। तो बोले जो नाम है वो और ऊंचा उड़ जाता। बोले मैंने कहा यार अद्भुत बात है, अज्ञे जैसा व्यक्ति अप्रिशिएट करे किसी बात को। बोले वो मुग्ध रह गए इसके कवर और मैटर पर। बोले किसी व्यक्ति पर ऐसा भी काम हो सकता है, ये मुझे कल्पना नहीं होता है कि आपका जन्म गांव में हुआ क्या? और आपका प्राय बहुत लंबा जीवन गांव में बीता, और गांव उस समय कटे कटे, यातायात का कोई साधन नहीं, और ऐसे युग में आप गांधी से कैसे जुड़े, ये मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस। तो बोले बात ऐसी है कि गांव में मेरे डाक तो 7 दिन में एक बार आती थी, और डाक की हालत थी कि मुझे खुद साइकिल से मैं 9 किलोमीटर दूर निमाड़खड़ी डाक लेने जाता था। पर तब भी मेरे गांव में मुझे गांधी जी की नवजीवन की फाइल मिल गई, जो उनका सहयोग आंदोलन से संबंधित सारे लेख थे वो एक जगह संपादित मिले। उनको मैंने पढ़ा तो मेरे मन में इच्छा हुई कि ये गांधी आखिर कौन है, वो किस आदमी ने इतना बड़ा आंदोलन उठाया, तो मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मेरी उम्र तो उस समय बहुत कम थी, मतलब ऐसा तो नहीं था कि बड़ा बहुत समझदारी की उम्र जिसको कहते हैं। तो तब सन 40 के पहले की बात है, 35-36 में, 18 में मेरा जन्म हुआ, तो 20 का लड़का हूँगा मैं, जैसे भी शायद छोटा हूँगा। तो उस समय मुझे ये लगा, तो मैं सीधा सेवाग्राम गया और गांधी जी से मैं मुलाकात, और मैंने कहा बापू मैं गांव से आ रहा हूँ। मुझे मालूम था कि गांधी से मिलना बहुत मुश्किल है, और मैंने देखा कि वो आदमी जिसको प्रत्येक अखबार के शीर्ष में जो उसका समाचार रहता था, वो आदमी इतना सहज था कि जिन लोगों को मैं छोटा समझकर गांव में छोड़ाया था, उन्हीं की सेवा में वहाँ बैठा हुआ था सेवाग्राम में। सारे नगरों महानगरों को छोड़कर वर्धा से दूर कच्चे रास्ते से एक झोपड़ी में बैठकर जो आम आदमी की सेवा में बैठा है। तो मुझे पहली बात तो यही सबसे बड़ी लगी कि मुझे आधा उत्तर तो मिल गया। फिर मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। बोले गाँव में तो करने के लिए बहुत सा कार्य है, देश की अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो देश को अव्यक्त है, अव्यक्त की भक्ति करो, सेवा कैसे करो, सेवा के लिए व्यक्त माध्यम हो। तो कोई एक इकाई चुन लो, तुम गांव हो, एक अपना कार्यक्षेत्र हो, और उसमें अपने को होम दो, तो तुम देश के प्रति ईमानदार हो। मुझे मूल मंत्र मिल गया।
तो मैं लौटा और मैंने अपने आप को 17-18 साल तक गांव से आत्मसात कर दिया। प्रफुल्ल भाई, मेरे जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था, मोड़ था, और गांधी का वो वाक्य जीवन दीप बन गया मेरे लिए। वो मैंने अपने सारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर और आम आदमी से जुड़ा मैं, और उससे आत्मसात हुआ। तो मुझे गांव और गांधी दो मिल गए एक साथ। तो गांव से मुझे लिखने की प्रेरणा मिली, आम आदमी से जुड़ने की प्रेरणा मिली। जिस आम आदमी के आज साहित्य में बात कही जाती है, वो आम आदमी से मैं सीधा जुड़ा, उसके निकट संपर्क में आया, और मैंने देखा कि आदमी गरीबी में भी मुस्कुरा सकता है। इसमें कोई बड़ी उत्कट जीवन शक्ति है कि जो सारे संघर्षों के बाद भी जो अपने जीवन मूल्यों में विश्वास रखता है, जो टूट जाए पर झुकता है, और जिसकी श्रम में निष्ठा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, जो संस्कार संपन्न है, सिर्फ बिना पढ़ा है, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम नहीं। तो वो सूर तुलसी की बात सूर तुलसी के शब्दों में समझता है, जबकि हम किताब के माध्यम से तुलसी, सूर और मीरा को पहचानते हैं। मैंने गाँव में एक अजीब बात कही कि ये आदमी जो गांव का है, ये संस्कार संपन्न है, शताब्दियों से इसको संस्कार मिले, तो ये जल्दी नहीं बदलता। ये जब तक संस्कार नहीं बन जाए कोई विचार, तब तक ये बदल नहीं सकता। तो गांधी ने उसको संस्कारिता दी। तो मैंने रचनात्मक कार्य में अपने जीवन के 17-18 साल उस क्षेत्र में लगाए। वहाँ मैंने सड़कों का काम किया, अस्पतालों को किया, स्कूलों को किया बनवाने का, जनपद के माध्यम से मेरा सारा ध्यान उस पर केंद्रित। अभी एक बात और, आपकी टोटल इमेज बनती है एक लोक साहित्य के रचयिता के रूप में, लेकिन ये भी अछूता नहीं है कि आपने हिंदी साहित्य के लिए न किया हो। तो ये दोनों समन्वय, एक तरफ हिंदी साहित्य और दूसरी तरफ लोक साहित्य, इनकी कैसे आप एडजस्ट करें? तो थोड़ी बात ऐसी है कि ये दोनों दो सिरे हैं एक तरह से। आज जो स्थिति है ना, कि लोक साहित्य का आदमी जो है वो हिंदी साहित्य से कटा हुआ है, और हिंदी साहित्य का आदमी है वो लोक साहित्य को बुढ़िया के गीत समझता है। उसके मन में लोक साहित्य के प्रति कोई विशेष श्रद्धा, आदर का भाव नहीं है। जब मैंने काम शुरू किया था उस समय सारे देश में जनपदीय आंदोलन की एक हवा चली थी। वासुदेव अग्रवाल, राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे लोग उस समय लोक साहित्य के कार्य की ओर लड़े, और उन्होंने कहा कि हमको जन, जीवन और जमीन से जुड़ना चाहिए साहित्य को। अभी तक साहित्य गमले की वस्तु है, ड्राइंग रूम सजाने के काम आता है, लेकिन साहित्य जमीन से कट गया है हमारा। तो पहले मूल जो स्रोत है, हम उसकी खोज करें। तो मैं अपने गांव में रहता था, गांव का मैं बड़ा आदमी के लड़का था, तो मेरे गांव के घर के सामने से तमाम व्रत, उत्सव, त्योहार, तब तो जीवन थे, तब दूरदर्शन की चीज नहीं थी सिर्फ देखने की, जीने की थी। तो हम इन त्योहारों को जीते थे। हमारे घर में उत्सव होते थे, माँ कथाएं कहती थी, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश चतुर्थी करती, 500 स्त्रियां गाँव की बैठी है, गणगौर आया तो सारा गाँव नाच गा रहा है। तो एक दिन मैंने देखा अपने गाँव के 1700 सब, मैं अपनी खिड़की में बैठा था, वो स्त्रियों का एक दल गीत गाता हुआ, शुक्र को तारो रे ईश्वर की रहते की मुक्ति की खड़ा। ये जो आसमान में शुक्र का तारा चमक रहा है ना, इसके मुझे और ध्रुव की बदले ये ईश्वर चमके रही थे कि मैं चूनर लगाओ। ये स्लेटी रंग की जो बदली, ध्रुव की बदली है ना, स्लेटी कलर, इसकी चूनर बनवा, और इसमें बिजली की मग्जी लगवा। दो चीज, तीसरी बोले मुझे चांद और सूरज की अंगिया से लगवा। अब अंगिया बनी तो उसमें चंद्र और सूर्य दोनों तारों की तो अंगिया हो, और चांद और सूर्य मढ़े हो उसमें, और तब तो बोले श्रृंगार हुआ स्त्री का। तो चांद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, इनसे वो अपने श्रृंगार की कल्पना एक अपड़ स्त्री गांव की करती है। और उसके बाद वो कहती है कि स्त्री के जो सच्चा सौभाग्य का प्रतीक है वो लंबे केश है। तो पति से कहती है कि ये जो खिलाता और बल खाता वो वासुकी नाग है ना, इसकी मुझे चोटी करवा, वेणी में गुथवा जाओ। और उसका पति कहता है बड़ी हटवाड़े हो गोरख, किसी ने पूरा किया है कहते। मुझे वहां से लगा आग लगी, ये अक्षय भंडार मेरे गांव के सामने बह रहा है, और मैं उनको इकट्ठा करने में जुट गया। तो मुझे गीत मिले, कथाएं मिली, कहावतें मिली, तमाम। जहाँ गया मैं, एक किसान से मैंने पूछा कि तू तो बिना पढ़ा है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि तू खेत में लिख रहा है, तो तू सच्चा साहित्यकार है। बोले दादा मेरे लिए तो काला अक्षर सांप पर। मैंने कहा जिसके मन में अक्षर को देखकर सांप की कल्पना जगती वही साहित्यकार। तुम रूपक और कल्पना में बोलते हो। कोई आदमी हिंदी का आदमी प्रतीकात्मक शैली में नहीं बोलता।
तुम्हारे पास अभिव्यक्ति है। तो मुझे देखा तो कभी कोई अन्याय जमींदार करता था तो कहते थे हाँ सूरज से रेत ज्यादा तपती, सूरज कम तपता है, ये ज्यादा तपती। तब अंग्रेजी समाज में सबसे ज्यादा जो अन्याय होता था वो रेवेन्यू विभाग के होते थे। तो कहावत ही बन गई, रेवेन्यू अधिकारी से गांव का आदमी बहुत पड़ेगा। तो कहते थे तहसीलदार के लिए कि तू आदमी से तहसीलदार यानी उनकी मान्यता थी कि तहसीलदार आदमी होता ही नहीं। अंग्रेजी शासन काल की इससे बड़ी मजाक कर्मचारी के प्रति उसके मन में जो भावना बनती हर आदमी को। तो मैंने देखा कि कितनी चीजें थी प्रफुल्ल भाई। आप जो हिंदी साहित्य और लोक साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य में आखिर ऐसी कौन सी नई उपमा अलंकार कहानी में, कविता में, साहित्य में जो लोक साहित्य में नहीं होती। लोक साहित्य मूल है। ये पहले वाङ्मय जो हिंदी बने, पहले मौखिक परंपरा से आया, फिर लिखित आया, अपभ्रंश आया और फिर लिखित रूप आया। इसका एक प्रवाह है। कहावतें मिली, गीत मिले। मुझे देवेंद्र सत्यार्थी से मिलने का त्रिपुरी की जब फैजपुर कांग्रेस हुई वहाँ मैंने उनको निमाड़ी ली। ये फैजपुर कौन सा, हैदराबाद में कोई फैजपुर है? नहीं, भुसावल के पास जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन कांग्रेस ने, मैं भी गया था लेकिन 2 साल तक। तो फैजपुर पहला अधिवेशन था जो गांधी ने कांग्रेस को गांव की ओर मोड़ा। इसके पहले वो महानगरों में होती था अधिवेशन। तो गांधी की 2 विशेषताएं, एक तो आजादी की लड़ाई को पहले अंग्रेजी में लड़ी जाती थी, वो हिंदी के माध्यम से लड़ी थी, और फिर उन्होंने कहा कि अधिवेशन हमारे गांव में हो। तो सबसे पहला अधिवेशन कांग्रेस का फैजपुर में, और उसके बाद त्रिपुरी कांग्रेस हुआ, वो भी गांव बनाकर वहाँ पर सुभाष बाबू भी आए थे, गांधी जी भी आए। तो वो एक बहुत बड़ा, तो उसमें देवेंद्र सत्यार्थी आए थे। तो पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर सकते गीत इकट्ठा करने के लिए। तो लोगों से कहे कोई गीत सुनाओ, तो लोग हिंदी गीत सुनाए, बोले हिंदी नहीं, लोग गीत चाहिए मुझे। तो उस आदमी ने सारे हिंदुस्तान के गीतों को इकट्ठा करके तुलनात्मक कर दिया। तो यहाँ से मैंने जो मेरे जीवन का जो मुख्य ध्येय वो हिंदी साहित्य और लोक साहित्य के बीच सेतु बनने का। मैं हिंदी साहित्य के आदमी को बताता हूँ कि ये लोक साहित्य, इसमें आप दखल दीजिए, इसको आप पहचानिए। और लोक साहित्य से आदमी से कहता हूँ कि तुम भी कट के नहीं रह सकते, तो हिंदी साहित्य को पहचानिए, अभिव्यक्ति दीजिए। लोक साहित्य को आप सिर्फ शोध की चीज मत बना दीजिए। आज लोक साहित्य का क्या हुआ प्रफुल्ल भाई कि मैं मजाक में कहा करता हूँ कि जिस तरह लोक से कटा हुआ आदमी लोकसभा में चला जाता है, उसी तरह लोक से कटा हुआ आदमी लोक साहित्य पर पीएचडी प्राप्त कर लेता है। आज देश की ये हालत है कि ये दोनों लोक से कटे। बहुत दिनों से सोचा हूँ आप अपने जीवन में पारिवारिक रूप से किन लोगों से जुड़े हैं? साहित्य क्षेत्र में साहित्य क्षेत्र मेरा ऐसा है सारस्वत साहब कि मैं जो साहित्य के क्षेत्र में आया वो मनुष्य को और अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, जहाँ हम हैं इससे और अच्छे बने, ये साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य हित सहित जो बात होती है, तो इसमें मैं उन लोगों से जुड़ा जिनके जीवन मूल्यों में विश्वास है। तो सबसे पहले तो मैं माखनलाल जी से जुड़ा। जब मैं गांव से आता था खंडवा तो दादा के घर जाता था, वो मैंने देखा कि इस आदमी के चेहरे पर दम्भ पैरा नहीं। मेरी एक रचना है, बड़ी इच्छा थी तुम्हारे निर्मल हृदय में डुबकी लगाने की, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खड़े दम्भ के पहरेदार ने अंदर ही नहीं जाने की। तो मुझे ये लगा कि निश्चल आदमी है, इसके घर का दरवाजा सबके लिए खुला है। धर्मवीर भारती वहाँ आते थे, जगदीश गुप्ता आते थे, 2 महीने की छुट्टी बिताते थे, वहाँ दिनकर आते थे, हिंदी के सारे साहित्यकार दादा के घर आते थे। और कोई ऐसा नहीं लगता था कि कोई बहुत बड़े आदमी से हम मिलने जा रहे हैं, परिवार का आदमी जैसा होता है। मैं जब जाता था दादा कहते थे हाँ कुछ नया लिखा है, मैंने कहा नहीं लिखा। मैं सुना हम अखबार की खिड़की से झांक के देख ले। तो उनका ये था वो बिना मजाक किए, क्योंकि उनका उम्र का जो स्थिति थी उस गांधीजी में अपने परिवार से मजाक नहीं कर सकते। किसी आदमी से ऐसा उनका रिश्ता नहीं जुड़ता था। तो हम ही एक ऐसे थे कि जिनसे हमारी उनकी बैठक जमती थी। शुरू में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता था, ज्यादा सुनता था, पर जब जमा तो फिर उनने शुरू कर दिया, अच्छा हम सड़क से अगर निकल जाए, किधर जा रहे हो, सिग्नल तो डाउन नहीं हुआ, गाड़ी थ्रू जा रही है, यानी वो खड़े हैं तो खड़ा है जब तक तुम चले कैसे जाओगे। तो मैंने कहा दादा मालगाड़ी है, साग भाजी लेने जा रहा हूँ, तो चटनी वटनी भी तो लेते जाओ। बिना चटनी के साग भाजी अच्छी नहीं लगेगी, उस पर बैठे तो बिना चटनी की रोटी
और वाइफ की गाली के साथ घर में खाना खाया है, शाक भाजी लगा रहे। तो दादा का ये था, एक दिन मुझे पुकारा, कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा स्टेशन जा रहा हूँ। बोले हमारे लिए अखबार ले आना। मैंने कहा ले आऊँ। फिर देवे कटोरी, पैसा नहीं, बोले हमारा आशीर्वाद ले जाओ। तो वही एक ताजा था। दादा कैसा था कि जब उनको पीएचडी मिली, डॉक्टरेट की उपाधि, तो मैं घर गया। मैंने कहा दादा जन्म का मरीज भी आया डॉक्टर हो गया। इतना हंसे हो। और वही फोटो प्रफुल्ल भाई तुमने बांधा है, जो सबसे ज्यादा का हमारा जो चित्र है। और फिर मेरे से बोले कि बोले कोई फर्क नजर आता है क्या? जैसा माखन लाल वैसा पीएचडी माखन, कोई फर्क नहीं है। बोले मैं वैसे ही रोटी खाता हूँ, वैसा लिखता हूँ, वैसा ही जीता हूँ। फिर मैं डॉक्टर हो गया, इसमें कौन सुर्ख आपके पास लगता है? मैंने कहा दादा ये जो डिग्री है ना, तो ये इससे आदमी के ऊपर बैठना चाहती है। पत्नी है ना, वो अपना नाम पति के पहले लिखती है। बोले स्त्रीलिंग है यार बेटा, तो लिखेंगे वो तो चलेंगे उसको तो झेलना पड़ेगा अपने सिर पर। तो ये मस्ती मुझे माखनलाल जी से विख्यात विश्व जो है, उनसे जब वो शिक्षक थे बैतूल में, तब मैं पहली बार मिला। उसके बाद वो महिला आश्रम में चले गए थे शिक्षक हो, वहाँ पर भी लेक्चरर होकर, अध्यापक होकर के। तब मैं मिला तो देखा कविताएं उनके घर में जगह जगह, कहीं ताक में रखी हुई लिख के 4 लगती, कहीं लिफाफा पड़ा हुआ तो उस पर एक कविता लिखी हुई है, कहीं कोरा कागज है तो उस पर कविता लिखी है। कविता मैं था उस आदमी का जीवन, काव्य में। ऐसा बहुत कम होता है कि आदमी लिखते लिखते स्वयं कविता बन जाए। तो भवानी जैसे नदी है ना, वो पूरी नदी होती है, उसका कोई हिस्सा नदी है ऐसा नहीं। ऐसा भवानी का संपूर्ण जीवन काव्य में है। और फिर उसकी ये प्रतिज्ञा के साथ कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो लिख। तो हम जैसा जीते हैं वैसा लिख, और फिर हमसे बड़ा लिख। तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं, जीना बहुत बड़ी बात है। तो भवानी विशाल मिश्र जैसा व्यक्तित्व मुझे मिला साहित्य में। फिर मुझे विष्णु प्रभाकर जैसा गांधीवादी आदमी मिला, जो मेरी जात का था, सहज सात्विक आदमी, लेकिन जिसने आवारा मसीहा की खोज में, एक बंगाली लेखक, उसकी जीवनी ने तो तमाम अपनी जिंदगी के सारे अच्छे दिन होम दिए, और लिखते लिखते खुद ही आवारा मसीहा बन गया। तो आज हिंदी को दूसरा शब्द मिल गया, लेकिन बलिदान कितना देना पड़ा। विष्णु प्रभाकर का जो अपना व्यक्तित्व कहानीकार और नाटककार का था, उसको होम दिया, तो आज पर्यायवाची बन गया आवारा मसीहा का विष्णु प्रभाकर। ये हालत है, कब काम करना हो तो 2 तरीके साहित्य में, कि या तो आप अपने को होम दीजिए और अपने विचारों को ऊंचाई दीजिए, या अपने विचारों के बलि देके खुद के लिए हार गजरे ले लीजिए। तो राजनीति में आदमी अपने व्यक्तित्व को नहीं होमता, अपने विचार को होम कर अपने लिए सम्मान चाहता है। साहित्य में आदमी अपने आप को होम कर अपने विचार के लिए सम्मान चाहता है। ये फर्क है। तो मुझे ऐसे ही लोग मिले साहित्य में भी। विद्यानिवास मिश्र जैसा गाँव गवई मन आदमी, उसने मुझे पहला खत लिखा कि तुमसे मेरा रिश्ता गाँव का रिश्ता है। मुझे शिव मंगल सिंह सुमन मिले, जिनने मुझे अपार स्नेह दिया। मेरा जब हरसूद में सम्मान हुआ तो वाइस चांसलर के हिस्से से आए। और कौन आदमी है जो इस तरह बोल सकता है कि आज मेरा सारा कुलपतित्व बगले झाँक रहा है। तो इस तरह इस ऊंचाइयों से लोगों ने मुझे प्यार दिया। हिंदी में जब महादेवी वर्मा आई तो मैंने देखा कि तो साक्षात सरस्वती वाग्देवी है। गांधी के बाद सहज हिंदी में बोलने वाला ऐसा प्रवक्ता नहीं। वो इतना कड़ा, कोई अपनी बात को इतनी कड़ाई से और इतनी सहजता से रखे। तो मैंने ये गुण महादेवी, जब मैं महादेवी से अपनी पत्नी के साथ मिलने गया तो उन्होंने एक ही बात की कि हमने भगवान को नहीं देखा, मूर्ति में ही हम भगवान के दर्शन करते हैं। हमने सरस्वती को नहीं देखा, साहित्यकार में हम सरस्वती के दर्शन करते हैं। तो साहित्यकार का दायित्व है कि सरस्वती के मस्तक को झुकने नहीं देते। ईमानदारी का तकाजा है कि सरस्वती झुकने नहीं पाए, तब तो ये देश ऊंचा उठेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस समय कि साहित्यकार वाणी का पुत्र है सरस्वती का, और उसने अपना मस्तक झुकाया नहीं। इस तरह मुझे एक पूरी परंपरा, एक पीढ़ी मिली जिनकी विचार और आचरण में एकता है। ऐसे सब लोग मेरे सत्य हैं। मैं जीवन में शरद से प्रभावित हुआ, प्रेमचंद से प्रभावित हुआ, निराला से प्रभावित हुआ, क्योंकि ये सब लोग थे जिनने जीवन और विचार में समन्वय साधा। और यही लोग हमारे मेरे लिखने के मूल आधार हैं। इनसे मैंने प्रेरणा प्राप्त, इनसे मैं जुड़ा और इनसे मेरा पारिवारिक संबंध बन गया। आज भी ऐसा लगता है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। कहीं औपचारिकता नहीं मिलते हैं तो
कोई फालतू ऐसा भी नहीं लगता कि हमको कोई सुरखाब के पर लगे। साहित्यकार है यानी हम आदमी और अच्छे आदमी हैं, यानी अगर हम विशिष्ट हैं तो हम साहित्यकार नहीं हैं, हम और अच्छे आदमी से ये महसूस कर रहा हूँ कि आप जिस लोक साहित्य का क्षेत्र है उसमें भी आपने काफी काम किया है, उसका मूल्यांकन भी किया है, पुरस्कृत भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रवाह है, जितनी सरलता है लोक जीवन में और उसका लोक साहित्य में निरूपण किया है, उसी के साथ जो जहाँ वक्ता के रूप में आपको बुलाते हैं और वहाँ जो व्यवस्था के प्रति जो रोष है और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ विद्यमान है उनके प्रति आपके जो विचार हैं, उससे लगता है कि आपके सोच में एक ज्वालामुखी है, तो उसके मूल कारण क्या है, उसका जो है उद्गम कहाँ है? साहब बात ये है कि गांधी जी ने बहुत मूल मंत्र दिया कि तुम जब भी कोई योजना बनाओ उस गरीब आदमी को याद करो जैसे तुमने कभी देखा हो, और फिर सोचो कि क्या उस योजना से उसे लाभ हुआ। अगर उसे लाभ हुआ और उसके चेहरे पर खून की 2 बूंदें बढ़ी तो योजना सफल, अन्यथा असफल। तो मेरे पास एक थर्मामीटर था गांव, जहां मैं सारे केंद्र शासन से लगा के प्रांतीय शासन की योजनाओं को परख कर देखता था, और मैं देखता था कि उस आदमी तक नहीं पहुंच रही जिसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। कोई जगह है जहाँ ये बिला जाती है, फाइलों में, दफ्तरों में, बड़े अधिकारियों में, नेताओं में, कहाँ है, कौन सी ऐसी जगह है। तो मेरा ये जीवन का सिद्धांत है कि गांधी ने मुझे बहुत बड़ी बात, सारा मेरे जीवन बिना गांधी के तो रामनारायण नहीं है, गांव और गांधी हटा दीजिए, रामनारायण नाम का आदमी खत्म हो जाता है। तो गांधी ने मुझे कहा कि सत्य का समर्थन करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक असत्य का प्रतिकार करना। फसल को बोना और सींचना जितना आवश्यक है, घास को नींदना भी उतना आवश्यक है। अगर आप घास को नहीं नींदेंगे तो फसल आगे नहीं बढ़ेगी, सीधा सिद्धांत है। अब लोग कहते हैं कि संतों ने हमारे क्या कहा, भाई आप तो अच्छा अच्छा बोलते रहो। भाई क्यों अच्छा अच्छा? ये जो हमारी बगल में जहर उगरा है, इसने एक दिन गांधी की हत्या कर दी, आपने बोले नहीं, आपको मालूम था कि जहर है और ये मार डालेगा किसी दिन, सांप्रदायिकता बढ़ रही है और आप उसको पुरस्कारते रहे। तो मेरे मन में जितनी विकृतियां, विसंगतियां हैं, तो मैंने सत्य का दृढ़ता से समर्थन करने के लिए ललित निबंध लिखे, व्यंग लिखे, साहित्य लिखा, व्यंग संस्मरण लिखे। लेकिन जो मेरा व्यंग है वो समाज की नहीं, सिर्फ राजनीतिक अव्यवस्था नहीं, सामाजिक व्यक्तिगत जीवन में। पर मेरे व्यंग की एक विशेषता है कि वो कभी व्यक्तिगत नहीं हुआ। व्यक्ति के समष्टिगत उसको दर्द को बना दीजिए आप, तो व्यंग कभी भी घातक नहीं होता, सृजनात्मक हो जाता है। जो आप प्रहार करते हैं, जिस आदमी प्रहार किया उसकी आपकी नियत समाज को सुधारना है, उसको चोट पहुंचाना नहीं, तो आप उसके माध्यम से घटना का जहर तो हम पी जाते हैं, और उसका जो ऑपरेशन का थिएटर पर जिस तरह का उसको है, उसके लिए हम इलाज की व्यवस्था करते हैं। तो मेरे व्यंग की विशेषता है कि मेरे पे एक मित्र ने कहा कि तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है कि तुम लड़ाई करने कुछ लड़ रहे हो किसी चीज के खिलाफ, तुम में एकदम आवेश आ जाता है। मैंने कहा सच बोल रहा हूँ, मैं एक गलत विचार के खिलाफ आवाज, मेरा अपना एक मिशन बन गया जिंदगी का। मैं सच बोलने के लिए नहीं बोलता, मेरे अंदर वो किसान अंदर आ जाता है, वो मजदूर आ जाता है जिसको मैंने देखा और जो गरीबी भोग रहा है, और जिसके लिए गांधी ने आजादी का सपना सोचा, वो जब पूरा नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये सब आप क्यों करते, मतलब आप उस आदमी तक क्यों नहीं पहुंचना चाहते। अब इसका प्रतिकार करने का एक ही तरीका है कि या तो आप नाराज हों, गुस्सा करें, लड़ाई करें, या एक व्यंगात्मक शैली में आप अपनी बात रखें, उससे समाज को सुधार सकते हैं। कि एक हथियार है मेरा व्यंग, जो मैंने आम आदमी को दिया है कि इससे तू गलत व्यवस्था के खिलाफ, समाज की हो या कोई सी, उसके खिलाफ लड़ सकता है। हमने बहुत भोगा है इतिहास में, आज तक राम ने जो कुछ सीता के साथ किया वो सारा सामाजिक बुराइयों का फल था। सीता का परित्याग करना राम के लिए जहर पीने की तरह था। राम स्वयं उसको परीक्षा ले चुके थे, लेकिन समाज व्यवस्था इसको स्वीकार नहीं करती थी उस युग की। द्रौपदी का वस्त्रहरण या द्रौपदी का हरण या सीता का हरण कोई एक घटना नहीं, वो पूरे समाज व्यवस्था का एक प्रतीक है। ऐसी कई सीताओं का हरण हुआ है, उसमें से एक सीता है जिसका लेकर राम करते, तो उसका जब प्रतिकार किया तब जाकर तो कुछ हुआ। अगर प्रतिकार नहीं करते तो वो भी इस घटना लुप्त हो जाती। तो मेरे व्यंग का जो है वो एक पूरा
मेरा अपनी एक पूरी लड़ाई है गलत के खिलाफ, समष्टिगत युद्ध, और वो हंसते हंसते है, और उसका उद्देश्य सर्जन का है, उसका उद्देश्य हंसना कभी नहीं है। मेरे व्यंग को लोग बलनाथ शाह को जो शिकायत की, मैंने कड़ी से कड़ी बात की और लोगों ने उससे हंसी मंगाई, मुझे कोड़े मारना। मैं भी कहता हूँ मैं जो बात कह रहा हूँ ये हंसने की नहीं है। रफलानी कहते था देश गिर रहा है, तो लोग हंसते, बोले देश गिर रहा है और तुम लोग हंस रहे हो। बोले मुझे बड़े आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये तो सिर टोकने की बात है कि देश गिर रहा है। तो बोले हमारी हालत ऐसी हो रही है, संवेदनहीन हो गई, हमको चीजें असर ही नहीं करती। अब स्थिति हास्यास्पद हो गई, अब व्यंग हम करते हैं तो किस पर करते। वो भी समय चला गया। तो बड़ा ही एक अपन जो जी रहे हैं ना, मेरे व्यंग के पीछे जो एक आग है, एक तरफ है और एक सृजनात्मक शक्ति। अगर मैं व्यक्तिगत व्यंग करूंगा तो द्वेष होगा, लेकिन जिस पर करूंगा वो भी उसको एंजॉय करे और उसमें सोचे कि हाँ यार बात तो सच है, तब तो वो व्यंग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक बार मैं एक गांव में विद्युत, जब बिजली पहली बार आई तो विद्युत मंत्री आए, उसके उद्घाटन में मुझे परिचय देने को कहा। तो मैंने कहा कि मेरे मित्र थे मंत्री महोदय, मैंने कहा आज जो आए थे मंत्री महोदय, ये जनता को देख के बहुत खुश है कि इतने सारे लोग आए हैं मुझे देखने, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वे ये देखने आए कि झूठा आदमी कैसा है, इसने कभी सच बोला ही नहीं, उसको देखने आए। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनका माननीय मंत्री महोदय आज आप सच बोले। तो बहुत खुश हुए, बोले रामनारायण भाई मैं आज सच बोलूंगा। मैंने कहा प्यारे कल भी बोलना। तो मेरे इस भाषण को उन्होंने कई जगह कोट किया कि रामनारायण भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको वही बोलना चाहिए जो हम कर सकते। अब ये देखिए, ये एक ऊंचाई है कि व्यंग को झेलने की क्षमता भी बड़ी इंटेलिजेंसी की मांग है। अगर आप उसको व्यंग को समझते नहीं, बड़ी मुश्किल है। अगर हम कोई कहे कि अगर आप मेरी मांगे पूरी नहीं हो तो मैं आग लगा दूंगा, और आप कहे मैं फायर ब्रिगेड भेजूंगा, अरे भाई आग लगाना फ्रेश है। आप पानी की गाड़ी क्यों बेचारे भेज रहे हो?